Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभी। और शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Gold imports plunged 94% to $688 million in the first quarter of this fiscal. And foreign investors pull out over 9,000 crore rupees from Indian capital markets so far in July. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोने का आयात 94% गिरकर 68 करोड़ 80 लाख डॉलर पर आ गया और विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से जुलाई में अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक निकाले। Well, now for all the details, let's start with gold. Gold imports plunged 94% to $688 million or about 5,160 crore rupees during the first quarter of 2020-21, according to data from the Commerce Ministry. Imports of the yellow metal stood at $11.5 billion, about 86,250 crore rupees in the corresponding period of 2019-20. Similarly, silver imports during the quarter too dipped 45% to $575 million, and that is about 4,300 crore rupees. The decline in gold and silver imports has helped in narrowing the country's trade deficit to $9.12 billion during April-June 2020, against $45.96 billion in the year-ago period. Gold imports have been recording a negative growth since December last year. The fall in March, April, May and June was to the tune of 62.6%, 99.93%, 98.4% and 77.5% respectively. India is the largest importer of gold, which mainly caters to demand of jewelry industry. In volume terms, the country imports around 800 to 900 tons of gold annually. और गाजियाबाद से हमारी श्रोता सुमन हमसे जुड़ चुकी हैं। सुमन, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। धीरेन्द्र जी से एक प्रश्न है कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और इमीडिएट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लगभग अगले 2 साल तक, कहाँ करना चाहिए? इसके लिए केवल फिक्स्ड इनकम ऑप्शन ही आपका विकल्प है और जहाँ पे कोई नुकसान की संभावना नहीं होगी। मेरी सलाह होगी आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में केवल इन्वेस्ट करें। अगर आपने कभी डेट फंड में भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो किया है तो बहुत तरीके के डेट फंड उपलब्ध है, लेकिन ये सबसे उचित विकल्प होगा क्योंकि जो दूसरे फंड में आज
आज जो स्थिति बनी हुई है इसमें बहुत तरीके के फंड जो कल तक रिस्की नहीं लगते थे आज बड़े रिस्की या लग रहे हैं या वो रिस्क दिख रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 या 2 महीना पैसा। Right. Let's take our next caller. We have Prabhat joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट मंथली डिविडेंड जी। उसमें मैंने पैसा लगाया था और अभी वो डिविडेंड देना बंद कर दिए हैं और NAV भी बहुत नीचे आ गए हैं, तो मैं क्या करूं सर? धीरेन्द्र जी हाँ, ये इक्विटी बाजार में जो गिरावट है, आपने कब लगाया था ये पैसा? I think we have lost contact with Prabhat. Yes, Dhirendra, you will have to जी assume. हाँ, इस फंड में जो महीने मंथली डिविडेंड आ रहा था और लगातार आ रहा था, वो मार्च के बाद ये डिविडेंड आना बंद हो गया है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले 3 महीने में भी इस फंड में 8% की बढ़ोतरी हुई है उस डिविडेंड के बाद। तो ये फंड जरूर मार्च के महीने में भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद ये डिविडेंड बंद हो गया, क्योंकि फंड को डिविडेंड देने के लिए, लेकिन पिछले 3 महीने में ये फंड करीब 8% ऊपर है। ये फंड आमतौर पर ये एक हाइब्रिड फंड है जिसका 70-75% पैसा इक्विटी में लगा रहता है। तो इक्विटी बाजार में गिरावट है तो यहाँ पे आएगा किसी इक्विटी फंड की तुलना में यहाँ पे बेहतर रिसीवेंस दिखता है, गिरा बहुत जोर से। और ये जो पीरियड था वो इस फंड के लाइफ में ये वर्स्ट पीरियड नहीं था। पहले भी इस तरह की गिरावट देखी गई है। एक सप्ताह में 17% की गिरावट 2008 में हुई, इस बार वैसी नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के फंड से आपको डिविडेंड नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट एक इक्विटी फंड है ये। इस तरह का फंड उपयोगी तब होता है जब आप अपने लंबे समय का पैसा लगा रहे हैं, नए निवेशक है, तो यहाँ 20-25% पैसा आपका फिक्स इनकम में लगा हुआ रिलेटिवली आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो ये ठीक ठाक फंड है जिसका प्रदर्शन इक्विटी बाजार की वजह से यहाँ गिरावट हुई है। लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेश है। अगर आपको निराशा हुई है तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए फिर अनुचित फंड है। और मुंबई से हमारे श्रोता श्याम लाइन पे हैं। श्याम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ देखिए, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ICICI बैलेंस फंड 3 महीने से डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो ये सरेंडर करूँ 1 साल के अंदर तो ये कुछ कटेगा क्या 1% उसका? और डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड से आता है टैक्स रिटर्न में देने का है, दिखाने का है? जी हाँ, अब म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड पूरी तरह टैक्सेबल होता है। ICICI प्रूडेंशियल का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, इससे मिलने वाला डिविडेंड आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा और उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना डिविडेंड देना है या नहीं देना है। और अगर आपकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है तो डिविडेंड नहीं देना होगा। आपकी आमदनी टैक्सेबल होगी तो उस पर जो भी जिस तरह से आप टैक्स लेते हैं वही आप पे लगेगा। यहाँ पे भी जो मंथली डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड मिलना जारी है। यहाँ पे आपको 7 पैसे का डिविडेंड जुलाई के महीने में मिला। यहाँ डिविडेंड में गिरावट नहीं हुई और यहाँ पे भी पिछले वाले फंड की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न है, 2.5% ज्यादा रिटर्न मिला है। और आपका एक प्रश्न जो कि मैं समझ नहीं पाया कि कितना कटेगा, आप किस बारे में बात कर रहे थे? He was probably talking about redemption of the fund. Yeah. अगर आपका पैसा 1 साल पुराना हो चुका है, 1 साल पहले आपने लगाया था, तो किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और अगर अभी आप और अगर 1 साल हो चुका है और अगर आप बेचते हैं तो मिलने वाला जो भी मुनाफा है उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। अगर 1 साल के पहले बेच रहे हैं तो मिलने वाला सारा मुनाफा आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा और आपके मार्जिनल रेट पे उस पर टैक्स लगेगा। Right. And joining us next is Ashok from Bhopal. जी। Good evening, Ashok, and welcome to the program.
हेलो जी, नमस्कार नमस्कार जी, सवाल पूछिए जी। अपना। मैं एमपी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी। और मेरा एक निवेदन है आपसे कि ऐसी सूचना रेडियो में प्रसारित करने के लिए आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक कंपनी चल रही है और पैसा लगाते हैं लोग, और उसका पैसा कुछ देने के बाद गड़बड़ हो जाता है। मतलब तो मेरा सवाल ये है, मेरे पास कुछ पैसे 2-3 लाख रुपए जी। तो उनको हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो हमको ऐसी कुछ बैंक बताइए कि वो पैसा हम ऐसे जगह में डालें कि भविष्य काम आए, तो मतलब ऐसी हमें गड़बड़ न हो। तो पैसा कंपनी को लेकर न भगे, बाहर दिल्ली और मुंबई में महानगर, वहाँ से आपके पास कॉल आते जाते हैं और उनको अच्छी जानकारी मिल जाती है। पर हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो हम ऐसी जगह, मतलब ऐसे बैंक बताइए, ऐसी जगह बताइए मतलब कि पैसा वो लगे तो हमारे भविष्य काम आ जाए, वो पैसा गड़बड़ हो। जी 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 हाँ, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आजकल बहुत सारे लोग अपने उचित और बहुत सारे अनुचित चीजों को बेच रहे होते हैं। मेरी सलाह होगी कि जब तक आपके पास किसी भी तरह का फोन आए, जब तक आप किसी चीज के बारे में निश्चिंत नहीं हो जाए कि ये है क्या, आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कभी भी अपना पैसा वहां न लगाएं। दूसरा, आपके पास जो सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है कि जो भी आपके गांव के आसपास आपके छोटे से कस्बे में पोस्ट ऑफिस है, वहां पर अधिकतर लोगों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प लोगों के पास उपलब्ध है। अगर आप हर महीने कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके रेकरिंग डिपॉजिट अपना खोलिए। अगर आपके पास कोई खेती के मौसम के बाद, खेती के सीजन के बाद अगर आपके पास कोई बड़ी रकम आई है जिसको आप लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे और एक अच्छी रकम कुछ खास समय के लिए, अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट उपलब्ध है। और ये सबसे सुरक्षित है। आपका दिया हुआ पैसा भारत सरकार को दिया हुआ पैसा है और यहाँ पे आमतौर पे किसी तरह का आपको निश्चित आमदनी मिलती है। इसके बाद मेरी सलाह होगी कि जब आपके पास ये सारा कुछ और इसके बाद आपकी जरूरत अगर पूरी नहीं होती, आप ज्यादा बेहतर रिटर्न के लिए निवेश करना चाहते हैं, तब मेरी सलाह होगी कि आसपास अपने यहाँ देखिए कि कोई क्या म्यूचुअल फंड का एजेंट है। किसी म्यूचुअल फंड के एजेंट से आप संपर्क करें। देश भर में ये लोग फैले हुए हैं, ये एक इंडिविजुअल है। और जब आप लेकिन वहां पे भी आप सवाल पूछिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस तरह का रिटर्न मिलेगा। और एक जरूरी हिदायत जो मैं देना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न या लुभावने रिटर्न का अगर कोई भरोसा दिलाए तो उस पर भरोसा न करें। जो कुछ भी अगर कोई बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है और इस चीज का खास ध्यान रखें कि धोखाधड़ी करने वाले लोग या इस तरह से पैसा रेज करने वाले लोग आपको एक ऐसा लुभावना ऑफर देंगे कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन बातों में न जाए। अगर कोई चीज बहुत ही मतलब कहा जाता है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू, तो वो सच नहीं होगा। अगर कोई बहुत ही ज्यादा खास ऐसा आपको निवेश का विकल्प बता रहा है जो कि बहुत शानदार है, कमाल हो जाएगा, तो वो ऐसा कमाल नहीं होगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इन चीजों से बचें और नजदीक के पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। और थाने से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि कमर्शियल पेपर और बॉन्ड क्या हो, इनमें अंतर क्या होता है और इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो है इन्वेस्टर्स जो इतना पैसा लगा रहे हैं वो ग्लोबल न्यूज पे क्यों लगा रहे हैं। स्पेशली यूएस में इकोनॉमी अच्छी हो गई तो लोग पैसा लगाते हैं, चाइना में डेटा अच्छा है तो लोग पैसा लगाते हैं। वो लोग ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से नजरअंदाज करके सिर्फ ये 2 यूएस और चाइना, ऐसा लगता है कि सिर्फ यही 2 ही एक इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी ही नहीं है। क्यों ऐसा इन्वेस्टर्स करते हैं कि सिर्फ ये दोनों भी इकोनॉमीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, यस। कमर्शियल पेपर एक बॉन्ड है जिसका जो टर्म है वो 1 साल के अंदर होता है और ये बड़ी कंपनियां जिनका की हाईएस्ट रेटिंग है केवल वो इशू कर सकती हैं। आम निवेशक के लिए इसमें निवेश करना संभव नहीं है। ये एक ओवर द काउंटर इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थाएं इसमें आपस में खरीद बेच करती हैं। बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है और ये लंबी अवधि की भी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉन्ड्स का पब्लिक इशुएंस भी होता है, आम लोग भी खरीद पाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आप इसको खरीद पाते हैं। बॉन्ड में 3 चीज आपको देखना होता है।
कि ये कब मैच्योर करेगा, इस पे मिलने वाला ब्याज क्या है, ब्याज आपको किस किस समय पे मिला करेगा, और उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग एक रेटिंग एजेंसी का ओपिनियन है कि इसमें डूबने की संभावना या पैसा आपका कितना सुरक्षित है या कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, ताकि ये आपके पैसे को समय पे वापस कर पाएगा और ब्याज आपको समय पे दे पाएगा। तो कमर्शियल पेपर आम निवेशक उसमें नहीं पैसा लगा सकता है। बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड लोगों के लिए स्टॉक एक्सचेंज के जरिए उपलब्ध है, और नई कंपनी जब नया बॉन्ड इशू करती है तो उसका कई बार पब्लिक इशू किया जाता है। Right. Let's go across to Chennai, where we have Kashinath joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. सर, पूरा मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर धीरेन्द्र, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जब म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं, सपोज हर महीना 1000 निवेश करते हैं और 1 साल का बाद प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 हो जाता है। अगर उसमें 1,000 13,000 हुआ तो उसको हम कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज मेरा रिटर्न आया, वो कैसे हम हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका बारे में थोड़ा विशेष जानकारी देंगे तो धन्यवाद जी। जी हाँ, ये देखने से तो ऐसे लगता है कि आपने जैसे 12,000 रुपया लगाया और आपको 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो अगर इसको सिंपल तरीके से देखें कि 1,000 रुपया बटा 12,000 गुने 100, तो करीब 8-8.5%। लेकिन ये आपका 1,000 रुपया 12,000 पे रिटर्न आना, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपका 1,000 रुपया, ये आपको दिखेगा कि 8.33% आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यह 8.3% नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 1,000 रुपया लगाया जो 12 महीने निवेशित रहा, अगला 1,000 रुपया लगाया, पिछला वाला लगाया हुआ 1,000 रुपया 12 महीने रहा, दूसरा वाला 1,000 रुपया 11 महीने रहा। तो ऐसे करके, और पिछले महीने का लगाया हुआ पैसा केवल 1 महीने पहले आपने लगाया है। अलग अलग समय में लगाए हुए पैसे का रिटर्न देखने के लिए एक, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि किस किस दिन आपने पैसा लगाया, वहां पे आप 1,000 रुपया लगाइए, करिए, नीचे उसका आप इसमें 1,000 रुपया आपका माइनस हो रहा है, मतलब आपका आउटफ्लो है। और आज के दिन अगर आप पैसा निकालते हैं तो आज का एनएवी उसमें से उसको अगर आप जोड़ के आज जो सारे आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसको आप देखेंगे, और XIRR फॉर्मूला से मिला हुआ रिटर्न, वो आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे रकम पे जो कि अलग अलग अवधि के लिए लगा हुआ है SIP पे के जरिए, वो आपको दे पाएगा। इसका एक दूसरा आसान जरिया है कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाके अपना SIP सेटअप कीजिए, वहां पे भी एक कैलकुलेट होकर के आपको रिटर्न मिल जाता है। और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने भारतीय बाजारों में जुलाई में अब तक इक्विटी और डेट प्रतिभूतियों से 9,015 करोड़ रुपए निकाले। 1 से 17 जुलाई के बीच FPI ने इक्विटी से 6,058 करोड़ रुपए और डेट से 2,957 करोड़ रुपए निकाल लिए। जून के दौरान FPI ने घरेलू बाजारों में 24,053 करोड़ रुपए का निवेश किया था। And let's move on and take calls. And joining us next is one of our regular callers on the show and listener of the program, SPS Jain from Noida. Good evening, Mr. Jain, and welcome to Market. हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, नमस्कार जी। अभी मंथ बाई मंथ फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। 5% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5-6% है। तो मेरा आपसे सलाह ये लेनी है कि आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो इस समय कुछ कम मार्केट बेटर हो रहा है, कुछ सिप के हिसाब से कुछ थोड़ा पैसा थोड़ा करके अगले 3-4 महीने में FD से म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट किया जाए। नहीं, आप जब डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो आपका प्राइमरी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये पैसा कभी कम नहीं होगा। और म्यूचुअल फंड में अगर आप और आप ये एक खास ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं, अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन है तो आपको किसी भी तरह के इक्विटी या बाजार से जुड़े हुए निवेश में नहीं करना चाहिए। आपके लिए बहुत लिमिटेड विकल्प है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा पैसा रिटर्न मिल सकता है और वहां गिरावट की संभावना नहीं होगी। बाजार का भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपने देखा ही होगा, आप चूंकि कई सालों से निवेश कर रहे हैं,
कि बाजार में बदलाव तब आता है जब हम उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। तो अभी बाजार में बड़ी चिंता बनी हुई है कि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब होने की उम्मीद है और बाजार भागा चला जा रहा है। बाजार करीब करीब जितनी गिरावट मार्च में अचानक हुई थी, वो करीब करीब रिकवरी के दौर में है। वो लोगों निवेशकों का अधिकतर नुकसान खत्म हो चुका है। बाजार वापस उसी स्तर पे आ गया है। बाजार शॉर्ट टर्म में कैसे चढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा या गिरेगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और बाजार बहुत रफ्तार से बदलता है अपनी जरूरत के हिसाब से। मुझे लगता है कि आपका डिपॉजिट का पैसा है अगर, तो उसमें नहीं लगाना चाहिए। अगर लंबे समय का पैसा है, आप उतार चढ़ाव से परिचित हैं, आप उतार चढ़ाव से आपको दिक्कत नहीं होगी, जरूर SIP कीजिए। पर ध्यान रहे कि वो 5 साल में आपको ये बहुत उतार चढ़ाव के लिए आप तैयार हैं और 5 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। Right. And let's move on and take our next caller. We have Ratnakar joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। Yeah, go ahead. Put your question. मेरा सवाल है कि मेरे पास HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसमें अभी बने रहना ठीक रहेगा क्योंकि वो 2 साल पहले डिविडेंड दे रहे थे। अभी डिविडेंड भी कम हो गया और उसमें ऊपर टैक्स भी जाता है। वैसे ही मेरे पास और 2-3 फंड है, उसमें भी डिविडेंड ऑप्शन दिया था तो डिविडेंड जा रहे हैं, टैक्स जा रहा है उसके ऊपर। तो हम ऑप्शन में ग्रोथ दे सकते हैं क्या? ये मेरा यस। आपका 2 सवाल है कि HDFC बैलेंस एडवांटेज कैसा फंड है और इसमें डिविडेंड प्लान से ग्रोथ प्लान में जाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये तो पहले करना चाहिए था और अभी भी कर सकते हैं। हालांकि अब इस पे उसकी जरूरत नहीं हुई। अभी अगर आप डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो भी यही होगा, क्योंकि डिविडेंड पे आपका टैक्स कट जा रहा था। अब डिविडेंड पे टैक्स नहीं कटेगा, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड पर टैक्स ही खत्म हो गया। अब डिविडेंड का नियम ये हो गया है, पहले 10% टैक्स लग रहा था, अब आपके डिविडेंड पे आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपके आमदनी में जोड़ दिया जाएगा। तो इससे भी बचना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि इस पैसे की जरूरत अगर आपको बीच बीच में नहीं है तो इस पैसे को रिडीम कीजिए और दोबारा ग्रोथ प्लान में लगा दीजिए। और बात रही HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड फिलहाल ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन लंबे समय में जो इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था कि बहुत शानदार रिटर्न हुआ करता था पहले, और वैसी बात अब रही नहीं। हालांकि यहाँ पे अभी ये एवरेज सा फंड दिखता है। और गुरुग्राम से हमारे श्रोता राजेश लाइन पे हैं। राजेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने कुछ समय पहले ये HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में फॉर सम रीजन आई स्टार्टेड अ SIP of 5,000 rupees per month. So I just want to know, was it a good decision or should I just invest in one bulk, sir? No. It's like a recurring deposit in a bank and gives you little more return. That's about it. But, if you, and many a times when people have lump sum money, I always suggest him that spread your money over time. Do your SIP even if you have lump sum money. Never invest in fixed income. Never invest in equity fund at one go. But, a fixed income fund, if you are doing a SIP, it's like your recurring deposit. The other is that, if you had lump sum money and if you're doing your SIP, and this is long-term money, I think it is, doing SIP works very nicely for your long-term money in equity because, and it has multiple advantages. One is that, you are able to do it, average your investment, eliminate the risk of catching a market high. And for most common investors, the moment you invest a meaningful sum of money, and then you get tied down to looking at it every day, and the market, market remains very wide. So is always wide. So when you see those big moves, 5 lakh becoming 4,50,000, or sometimes becoming 5,50,000 very quickly, either you get greedy or you get scared. So it helps you navigate things better. That is what SIPs are meant for. But what you have done is also okay in the sense that it is like a recurring deposit in a bank. Right, and let's move on and take our next caller. We have Arun joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program.
Hello. Yes, Arun, go ahead. I have invested 3 million in Franklin and Templeton debt fund there, and I wanted to know the recent status of that fund. What is happening there? We don't know. Which fund you have invested in? Franklin debt fund. I no, don't remember the exact name there. But it is one of those 6 funds. Okay, it is one of the 6 funds. Okay. Different funds, Franklin, check your mail. Franklin is sending you updates for different funds. And last week, in fact, on Thursday itself, they have sent another update. Their funds are doing okay, except that now they have actually, they have put in motion the process of winding up of these funds, and it has gotten into litigation. But 2 particular funds are particularly, benefiting from are in a better condition. One is that if you have invested in Franklin Ultra Short-Term Bond Fund, this fund had a segregated portfolio which was created on 24th of January 2020. They have been able to honor the redemption because they got all the money, all the principal back and the interest last week. And last week they were able to return all investors' money, which was aggregating about 7% of the total money. Also, their update says that in Ultra Short-Term Bond Fund they have 14% of the money. They are in readiness to give the money, but now it has gotten into litigation, and the coming week there is a hearing in Bangalore High Court. All the courts, there are different cases filed in different courts all over the country, and a Supreme Court gave an order that all these court cases will be consolidated in one court in Bangalore. So the hearing is the coming week. That this will be the second hearing, because the first hearing they said that they gave 2 weeks time to get back with some essential details from the regulators, the companies, and so I'm hopeful that all the liquidity which is getting, because these funds are getting back the money, the interest and some of the principal is getting back to these funds. And they can return a meaningful. So you will get your money. Now this money is stuck till for litigation, right, and also subject to when they are able to realize it. This will take time, but I don't see that there is going to be a substantial loss. Okay. If at all, this has created a lot of heartburn. This is abrupt, disruption. I was expecting, my money should not have been stuck, but that was the extraordinary situation which triggered this. And court cases and other things are only compounding the problem. Right. But hopefully, you will get good part of your money, hopefully, without any meaningful loss. जी, और चलते हैं आज के अंतिम कॉलर की तरफ। दिल्ली से पंकज लाइन पे हैं। पंकज जी, बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। सर, नमस्कार सर जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास मास्टर शेयर्स हैं और वही म्यूचुअल फंड में, और वही है मेरे पास में, वो बहुत पुराने, 5 साल पुराने हैं, और इस साल मैंने ट्रांसमिशन करके फादर के 5000 मास्टर शेयर ट्रांसफर किए जी। हिसाब से मुझे 3 साल रखना चाहिए, और उससे मैं स्विच ऑफ कहीं और स्विच ओवर करूँ कि वो में रखना, मेंटेन करना ठीक रहेगा? ओके, यस धीरेन्द्र। मास्टर शेयर भारत का पहला इक्विटी फंड है, और आपको अंदाज नहीं होगा, ये जब ये लॉन्च हुआ था तब से अभी तक अगर आप सारा डिविडेंड वगैरह अगर आपको ये हर साल ये डिविडेंड देता रहा है, अगर ये शुरुआत का मास्टर शेयर है, मिलने वाला रिटर्न 16.86% है। धीरेन्द्र, वी हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम। फिलहाल मास्टर शेयर एक बहुत इंप्रेसिव फंड नहीं लगता है। राइट, जब भी मौका मिले इसको बेचिए। धीरेन्द्र, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। We'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we wind up, a quick look at the top stories. Gold imports plunged 94% to $688 million in the first quarter of this fiscal, and foreign investors pull out over 9,000 crore rupees from Indian capital markets so far in July. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.